हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सीडीपी के हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछले क्लास को न देखा हो तो उनको भी देखिए जाके, क्योंकि हर एक क्लास आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन भी समझिएगा और साथ साथ आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है डब्ल्यू वुंट ने, दूसरा कह रहा है सिगमंड फ्रायड ने, तीसरा कह रहा है पावलोव ने, चौथा कह रहा है वाटसन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया है, प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विलियम वुंट। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। चलिए इनके बारे में समझते हैं। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1869 में इन्होंने क्या किया था, जर्मनी में लीपजिग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माने जाने लगा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो ऐसे किस मनोवैज्ञानिक ने जिन्होंने क्या किया था, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। चलिए इसके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है फ्रांज ब्रेंटानो, दूसरा कह रहा है मैक्स वर्थिमर, तीसरा कह रहा है एडगर रूबिन, चौथा कह रहा है कर्ट लेविंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है फ्रांज ब्रेंटानो, दूसरा कह रहा है मैक्स वर्थिमस, तीसरा कह रहा है एडगर रूबिन, चौथा कह रहा है कर्ट लेविन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है मैक्स वर्थिमर। क्या कह रहा है, मैक्स वर्थिमर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कौन कौन थे, मैक्स वर्थिमर थे, वोल्फगैंग कोहलर थे, और कौन थे, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविंग ने रखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो हो जाएगा मैक्स वर्थिमर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो संगणन सिद्धांत है हमारा वो किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी समझते हैं। पहला कह रहा है अधिगम, दूसरा कह रहा है अभिप्रेरणा, तीसरा कह रहा है स्मृति, चौथा कह रहा है सृजनात्मकता। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है अधिगम, दूसरा कह रहा है अभिप्रेरणा, तीसरा कह रहा है स्मृति, चौथा कह रहा है सृजनात्मकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मृति हो जाएगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीकों को क्या करता है, व्याख्यांकित भी करता है। ये भी आपको याद रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संग्रहित होती हैं। असंख्य मतलब क्या होता है, कई सारे, ठीक, क्या होती हैं, सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो क्या होगा, सृजनशील होगा। तो आई होप
आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। इसमें क्या पूछा गया है, वर्ग पूछा गया है कि किसका योगदान है, उनके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है व्यवहारविदों का, दूसरा कह रहा है संरचनाविदों का, तीसरा कह रहा है मनोविश्लेषकों का, अगला कह रहा है गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा चौथा नंबर हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों का हो जाएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कूर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत समान शब्दावली में है। ये कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B बराबर एफ पी ई द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। B बराबर क्या हो जाएगा, F.P.E, इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले खाली जगह दी गई है, फिर कहा गया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि किसके मापन हेतु किया जाता है। पहला कह रहा है व्यक्तित्व के, दूसरा कह रहा है रुचि के, तीसरा कह रहा है बुद्धि के, चौथा कह रहा है अभिक्षमता के। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। पर खाली जगह दी हुई है, फिर पूछा गया है बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो बताना है आपको कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, बुद्धि कह रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा, शाब्दिक है, ना कि अशाब्दिक। ये आपको याद रखना है, कैसा है, शाब्दिक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रमा योजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रमा योजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। पहला कह रहा है हल ने, दूसरा कह रहा है थॉर्नडाइक ने, तीसरा कह रहा है स्किनर ने, चौथा कह रहा है वाटसन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अभिक्रमा योजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। पहला कह रहा है हल, दूसरा कह रहा है थॉर्नडाइक, तीसरा कह रहा है स्किनर, चौथा कह रहा है वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्किनर। क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। अभिक्रमा योजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। वी एफ स्किनर ने वर्ष 1942 से 43 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, जो अभिक्रमा योजित अधिगम का आधार बना। तो ये आपको याद रखना है कि अभिक्रमा योजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, ये दिया था स्किनर ने। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, व्यवहारिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। पहला कह रहा है अधिगम, दूसरा कहते हैं अभिप्रेरणा, तीसरा कह रहा है अभिवृत्ति, चौथा कह रहा है अभिक्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिगम। क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा।
जाएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में क्या होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। किसके द्वारा होगा, अधिगम के द्वारा। जैसा आप लोग सीखोगे वैसा ही बोलोगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो आपको बताना है कि जो संज्ञान है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। पहला कह रहा है प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा कह रहा है समूह कारक सिद्धांत, तीसरा कह रहा है गिलफोर्ड का सिद्धांत, चौथा कह रहा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया था। कितना किया था, त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। कौन कौन से, सामग्री, संक्रिया और उत्पाद। संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया था। अब चलिए समझते हैं वो कौन कौन से थे। पहला था संज्ञान, दूसरा था स्मरण, तीसरा था परंपरागत चिंतन, चौथा था गैर परंपरागत चिंतन और जो 5वां था हमारा वो था मूल्यांकन। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा गया है। बुद्धि लब्धि का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, उसको आपको याद रखना है। तो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु इनकी कितनी दी गई हुई है, 10 दी गई है, और जो वास्तविक आयु है वो कितनी दी गई है, 8 वर्ष है। और इंटू आपको कितना कर देना है, 100 कर देना है। तो आप इसको क्या कर लो, काट लो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10। तो 25 चौके कितना होता है, 25 पंजे यहाँ पे कितने बार में गया है, 5 बार में। तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र याद होगा। तो सूत्र आपको याद रखना है कि सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। पहला कह रहा है जेम्स लैंग सिद्धांत, दूसरा कह रहा है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, तीसरा कह रहा है सक्रियता का सिद्धांत, चौथा कह रहा है अभिप्रेरण सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेम्स लैंग का सिद्धांत। चलिए समझते हैं इसके बारे में। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए जैसे यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें क्या है, डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है। ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है द्वंद्व, दूसरा कह रहा है कुंठा, तीसरा कह रहा है चिंता, चौथा कह रहा है तनाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कुंठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंठा हो जाएगा। कुंठा मैकडूगल ने 14 संवेग बताए। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है, कुंठा संवेग की होती है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। पहला कह रहा है भाषा विकास, दूसरा कह रहा है सामाजिक विकास, तीसरा कह रहा है नैतिक विकास, चौथा कह रहा है शारीरिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत से। किससे
हो जाएगा? नैतिक विकास से हो जाएगा। नैतिक विकास कोहल वर्ग के सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर क्या होता है, बल दिया है। कोहल वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते चलना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, नहीं के बारे में पूछा गया है। ये आपको याद रखना है, क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। पहला कह रहा है प्रेरणा की सीमा, दूसरा कह रहा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा कह रहा है शारीरिक सीमा, चौथा कह रहा है ज्ञान की सीमा। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। क्या हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उत्पन्न उन्नति को क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के क्या कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्या हो गए, अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा आदि। जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। इसमें आपसे मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है कि ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी। पहला कह रहा है गेट्स हुआ अन्य, दूसरा कह रहा है मार्गन और गिलीलैंड, तीसरा कह रहा है स्किनर, चौथा कह रहा है क्रॉनबेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेट्स हुआ अन्न हो जाएगा। चलिए समझते हैं इनके बारे में। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, ऐसा गेट्स हुआ अन्न नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो ये जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है वो किसका करता है। पहला कह रहा है व्यक्तित्व का, दूसरा कह रहा है पढ़ने की क्षमता का, तीसरा कह रहा है बुद्धि का, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका करता है, बुद्धि का करता है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है सन 1905 में। कौन से सन में, 1905 में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। इसमें भी आपसे मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है फ्रायड, दूसरा कह रहा है युंग, तीसरा कह रहा है मन, चौथा कह रहा है आलपोर्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। पहला कह रहा है फ्रायड, दूसरा कह रहा है युंग, तीसरा कह रहा है मन, चौथा कह रहा है आलपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा युंग। क्या हो जाएगा? युंग हो जाएगा। चलिए समझते हैं। युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बाहिर्मुखी और तीसरा क्या होगा? उभयमुखी होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कह रहा है आर्थिक तत्व, दूसरा कह रहा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, तीसरा कह रहा है शारीरिक तत्व, चौथा कह रहा है वंशानुगत तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी क्या करता है? का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित भी करता है। ये भी आपको याद रखना है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला कह रहा है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा कह रहा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा कह रहा है दूरगामी विकास का नियम, चौथा कह रहा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरगामी विकास का नियम। चलिए समझते हैं इसके बारे में। दूरगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास मानव विकास का एक पहलू है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास और परिवर्तन शामिल हैं। शारीरिक विकास को मांसपेशियों सहित शरीर और उसके अंगों की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूरगामी विकास शैशवकाल क्या होता है? हमारा इन्फेंसी पीरियड के बाद यानी शैशव तक जो अवधि होती है वो हमारी 2 वर्ष या 24 महीने की आयु तक जारी रहती है। दूरगामी विकास इसी चरण की क्या है? विशेषता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए समझते हैं फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें भी आपसे नहीं पूछा गया है। पहला कह रहा है अनुकूलित प्रत्यायन का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा कह रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए समझते हैं इसके बारे में। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तिष्क का दोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि क्या है? ये सब आज सब विकास के सिद्धांत है। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित नहीं है। यही आपसे नेगेटिव पूछा गया था। तो यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है तो वहाँ पर आपको क्लास की PDF मिलेगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।